नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और जेएसएससी की परीक्षा में खोरठा भाषा भाषी के लोगों के लिए मैं आप लोगों के सामने एक नया जो नाटक है चाबी काठी, इसके बारे में आज बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, चाबी काठी श्रीनिवास पानूरी जी का एक एकांकी नाटक के रूप में जाना जाता है और श्रीनिवास पानूरी के बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेंगे, फिर कहानी पर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ ऊ की चिन्हत हमरा जकर आँखें बास करे गीत चील लकरा। इसका मतलब क्या होता है सो जानिए कि वह क्या मुझे पहचान सकता है जिसके आँखों में गिद्ध, चील और सियार जैसे जीव और प्राणी बसते हों, वो मुझे क्या समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि जो लिखे हैं, आज न तो कैल माने हतु गोड़े कांटा मुँह धैर टाने हतु। तो आज अगर आप नहीं संभले तो कल मेरी ये बात माननी पड़ेगी और ये जो कांटा पैर में है उसको मुँह धर के टाने है। तो मतलब जो आज थोड़ा सा कांटा है, कल उसी पर झुक के आपको सलाम करके जाना होगा। एकदम से यथार्थवादी उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और लिखा है कि नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ रे। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही यथार्थवादी के रूप में इनका अगर नामकरण है तो कहीं से कोई गलत नहीं है। श्रीनिवास पानूरी जी एक जगह लिखते हैं कि मान भूमिक माटिक तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हिया लोक पेटक जालाई मोरे। इसका मतलब होता है कि मानभूम यानी कि जो झारखंड है हमारा, इस झारखंड के नीचे कितने सारे रत्न हैं, गर्भ में कितने सारे मोती है, कितने सारे मानिक हैं, यानी कि यह रत्न गर्भाभूमि है। फिर भी यहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं। इनका रचना दोस्तों अगर कहा जाए तो इनका रचना उन सभी कुरीतियों को कुठाराघात करती है जो समाज को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए कहा जाता है ऐसन आह्वान करवैया कवि कोई ना हा कहिया, जे लोकक दुख दर्द सुनवैया बुझवैया जनवैया और ओकर सुखे कामना करवैया वाला कवि लगते। खोरठा भाषा अगर वाल्मीकि श्रीनिवास पानूरी जी के कहल जाए तो कोनो गलत ना होते। पानूरी जी के वाल्मीकि दर्जा ना दिल जाए, किंतु अगर दिलो जाए तो कोनो गलत ना होते। रामदयाल पांडे जी इनकर बारे में कहा था, मुझे तो अद्भुत चेतना पानूरी जी के रचना से हुई। एक युग की चेतना पानूरी जी की रचना से हुई और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने कई पंक्तियां लिखे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि खोरठा जो पहल कविता है, जो पहल संपादक वो विश्वनाथ दसुंधी राज, उन्होंने पानूरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह तक कहा है। यह कम बड़ी बात नहीं है। इनका जन्म 25 सितंबर 1920 को हुई, जो कि आपके सामने है। 25 सितंबर 1920 को हुई और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 में हुई।
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की, उसके बाद आगे की पढ़ाई ये नहीं कर पाए। कहा जाता है कि सन 1939 में बापेक सिराइलवाद और सन 1944 में मायक मरलेक बाद इनकर जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होले और परिवार पोषक लागिन पानेक गुमटी में आई बसला। पान चून और कत्था बेचक कारोबार शुरू करला और साहित्यक संगे आपन लगावटा बनेले रखला। यह है पानुरी जी के एकदम साधारण जीवन के कहानी। इनकर द्वारा खोरठा साहित्य के योगदान के यदि देखल जाए तो कविता, कहानी, उपन्यास, खंड काव्य और कईयों को लेख देखे ले मिलता। बाल किरण, मातृभाषा, खोरठा, राव कथामृत, मेघदूतम, उद्वासल कर्ण, चाभी काठी आरो अनेकों रचना इनकर द्वारा करल गल। गरीबी के मांझों में 17 को किताबें लिखे उनका अनबाहित साहित्य साधना के बुझल जाए पर आज हमने यही तक सोच के कि उनकर एगो नया श्रद्धांजलि दिए खातिर चाभी काठी उपन्यास के बारे में आज हमने सारांश भावे चर्चा करब और पूरा उपन्यास के समझे कोशिश करबे कि उनकर जैर भाव है कि कह चाहत है। तो चलिए आज हम लोग JSSC की जो सिलेबस में आपकी है चाभी काठी श्रीनिवास पानुरी द्वारा रचित एकांकी नाटक के बारे में बात करते हैं। यह जो चाभी काठी है यह श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखित है। 2006 में इसका प्रकाशन हुआ है एकांकी और इसमें कुल 16 दृश्य है। 16 दृश्य कहने का मतलब है 16 भाग है, जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये दृश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाटक में दृश्य होते हैं। आप लोग नाटक देखे होंगे और नाटक में दृश्य होता है, पहला दृश्य खत्म होता है, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा दृश्य भी आपका प्रारंभ हो जाता है। यही नाटक का मूल भाव होता है। इसी आधार पर इनका 16 दृश्यों में इस नाटक को मंचन होता है। यह एक एकांकी नाटक है। अब एकांकी किसको कहते हैं ये चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो एकांकी का नाटक का एक अंक वाला होता है, यानी कि ऐसे नाटक जिसको एकांकी कहा जाता है वह क्या होता है किसी एक पर ही आश्रित होता है, यानी कि उसका एक ही हीरो होता है। अंग्रेजी में इसे हम 1 एक्ट प्ले कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे एकांकी कहते हैं। और एकांकी का नाम क्यों जाना जाता है? एकांकी का अर्थ होता है जब किसी भी एक्ट या नाटक में किसी एक व्यक्ति का ही पूरी तरह से वर्णन होता है, यानी कि पूरा कहानी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द में घूमता है और एक ही व्यक्ति को मूल यहाँ पर रखा जाता है। देखिए आप लोग इस कहानी में देखेंगे जब पात्रों को, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा जो शंभू है, जो नाटक के नायक हैं, पूरा जो नाटक है उन्हीं के इर्द गिर्द में ही घूमता है। यह एक BA पास गरीब लड़का है और किस प्रकार से यह रोजगार के लिए आगे भटकता है, रोजगार में जाता है खोजने के लिए धनबाद जैसा शहर में, और वहाँ से किस प्रकार की उनके जीवन में परिवर्तन होती है, इस बारे में यह नाटक है और पूरा एकांकी नाटक है। और इस नाटक का सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाटक पूरी तरह से एक शंभू पर केंद्रित है और समाज के समस्त कुरीतियों को उजागर करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो चाभी काठी है 16 दृश्यों में है। आज हम लोग इसका सारांश समझेंगे, खोरठा में जाते हैं और साथ साथ में हम लोग हिंदी में उसको समझने का कोशिश करेंगे।
हमने इसे समझने के लिए थोड़ा आसान और सरल भाषा का प्रयोग किया है और खोरठा के जो लिए गए हैं पात्र के साथ साथ कहानी का, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर इंट्रो में लिखा है, जो कि हमने कहानी का जो मूल भाव है वह पूरे नाटक का जो मूल भाव है उस भाव को हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि चाबी काठी नाटक के जैर भाव ई रकम से समझल जाए पारे कि ई नाटक समाज में फैलल कुप्रथा के चोट करे पुरजोर कोशिश करल है। समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई है उस कुप्रथा पर बहुत कोशिश किया है इस नाटक के जरिए श्रीनिवास पानुरी जी ने। और अगर ये जो कुप्रथा को अगर आप देखते हैं, जो पहले से जो इन्होंने जो बताया है, आज के वर्तमान समय में ये नाटक का जैर भाव एकदम साफ देखल जाए है। अभी भी इस नाटक का जो मूल भाव है वह अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए श्रीनिवास पानुरे जी ई नाटक आज के समय ओहे भाव राखो है, वही भाव रहता है आज के समय में भी ओहे भाव राखो है जे से समय हल, यानी कि उस समय में जो था आज भी वही भाव रखता है। मकिन एखनो हमीन के समाजे सभी कुरीति सब विद्यमान है। जो जो कुरीतियाँ थी उन्होंने जो बताया था वो सारी कुरीतियाँ अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। 16 दृश्यों में इ नाटक का मंचन भेलक, किंतु हमीन आज एकर सारांश के चर्चा करबे। और सबसे पहले हमने पात्र गुला के नाम जाने की कोशिश करबे। देखो, सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने अपने से एक डाटा के आधार पर तैयार किया है। आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए एक नाटक को नाटक का रूप देने का मैंने कोशिश किया है। आप लोग समझेंगे पूरे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल में और भी आगे वीडियो जाएंगे, जिसे देखिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी JSSC के पूरे सिलेबस को मैं इसी आधार पर आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पात्र सबको जान लेते हैं, क्या क्या पात्र है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाटक का जो है एकांकी नाटक है और इसका जो मूल पात्र है वह है शंभू। शंभू नाटक का नायक है, यानी कि नाटक का जो मूल बिंदु है वह शंभू के आसपास में जाता है। और यह BA पास है। BA पास एक गरीब लड़का है जो नौकरी की तलाश करता है और उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वह चीज़ यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है पात्र सोहागी, शंभू का माँ है, माई यानी कि शंभू का माँ है। पिता का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि एक गरीब माता का एक गरीब संतान के रूप में शंभू यहाँ पर रहते हैं। कमल है जो कि शंभू के मित्र है, यानी कि दोस्त है। रतिराम बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो शंभू को एक काम देते हैं अपना बच्चों को पढ़ाने का। तो ये रतिराम है जो धनबाद में एक बाबू है, यानी कि शहर में रहने वाले एक लोग हैं, जो पहले उनको बोलते हैं कि मेरा सामान उठा के स्टेशन तक पहुंचा दो, और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ये पढ़ा लिखा लड़का है तो उसे अपने घर में रखता भी है और ट्यूशन लगा देता है अपने बच्चों को पढ़ाने का। कालीराम सूदखोर जो है, एक साहूकार रहता है जो सूदखोर है, एक ये भी सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति पर भी प्रहार किया गया है, तो ये सूदखोर है। समरी एक राण जैनी, राण जैनी, राण मतलब होता है वैसा राण बोलते हैं जिसका पति मर गया हो, यानी कि पति मर चुका हो, उसको हम लोग खोरठा में राण बोलते हैं। तो पति जो मर गया है तो वो राण जैनी है। समरी का कहानी इस प्रकार से है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे या देखेंगे कि उनकी जो ज़मीन है वो किस तरह से मतलब हड़पने का कोशिश किया था महाजनों ने, और ये सारी चीज़ें उनके साथ और भी कई गतिविधियां हुई जो कि हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट फिर भी पात्र को जानना जरूरी है। पंचानन बाबू, ये पंचानन बाबू है, इलेक्शन के उम्मीदवार रहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार होते हैं। मंगला, ये मंगला कौन है? एगो जैनी बेटी, जैनी बेटी मतलब होता है लड़की, तो एक लड़की है उसके बारे में है। और सिप्ती एगो गरीब लोग, यानी कि एक गरीब आदमी के बीच की ये ताना बाना है। और ये नाटक जो है एकांकी नाटक है, मूल जो कैरेक्टर है वो शंभू है
और शंभू के आसपास में ही आपकी सारी गतिविधियां होती है और ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। देखिए शंभू कौन है, तो यहाँ पर अगर इमेज में देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में एक डिग्री लिया हुआ लड़का है जो कि पढ़ा लिखा है, यानी गरीब माँ का गरीब बच्चा जो बीए पास कर चुका है, परंतु घर में चूँकि काम धाम नहीं रहता है तो माँ उसे कहती है कि जाओ तुम कुछ कमाओ भाई। जैसे कि हर बेरोजगार के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ था, कभी हमारे साथ भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की जो आपसी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी में ये चीज़ देखने को मिलता है कि अब बीए पास कर लिए हैं तो कुछ करो, काम करो, कहीं जाओ, घर की माली स्थिति ठीक नहीं है उसे सुधारो। तो उसी संदर्भ में ये चला जाता है धनबाद, और धनबाद में जाके काम की तलाश करता है, परंतु नौकरी उसे नहीं मिल पाती है। इसी दौरान वह एक दुकान में जाता है और दुकान में जाने के बाद वह उससे काम मांगता है, परंतु वहाँ पर उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और काम तो नहीं मिलता है। तब वह सोचता है कि हम अपने इस कलम को ही बेच देते हैं, या कलम से ही बेच देते हैं तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ मेरा हो जाएगा। इस प्रकार से सोच के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। चलिए कहानी में देखते हैं क्या क्या होता है नाटक में। तो शंभू नामक एगो बीए पास गरीब लड़का है और शंभूक दोस्त कमल है। ओखिन दुइयो गरीब लोग दुखे चर्चा करो हत, गरीबी का चर्चा ये लोग दोनों करता है, चर्चा करो हत। कमल कहो है कि गरीबक दुख सांपक जहर से भी अधिक सांपक जहर से भी अधिक है, यानी कि गरीबी का जो दुख है वह सांप से भी अधिक। बोलता है कि सांप का जो जहर है उसको झाड़ सकते हैं, झड़ जाए, मकिन गरीबक दुख ना झाड़ो है, यानी कि सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप का जहर आसानी से झाड़ा जा सकता है, परंतु यह गरीबी का कोई इलाज नहीं हुआ है। बोलता है कि जवान के असमय बुढ़ाए दे है, यानी कि जो जवान आदमी है यह गरीबी उसको बिना समय में ही बुढ़ापा में ले आता है और उसे यह लगने लगता है कि मुझसे तो और कुछ नहीं हो पाएगा। शंभू के माय परेशान रहो है और शंभू के उलाहना दे है। यहाँ उलाहना मतलब होता है कि उसको ये देता है कि तुम करो कुछ, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं फिंगाठी, या एक तरह से उसको यह कहा जाता है कि करो कुछ, मतलब टॉर्चर किया जाता है। तो शंभू का माँ जो है, माँ तो माँ होती है, वो परेशान रहता है कि मेरा बेटा बीए पास है पर कुछ कर नहीं रहा है, घर का माली हालत ठीक नहीं है। जब उलाहना दे जैसे शंभू नौकरी खातिर धनबाद चल जाए, नौकरी खोजे खातिर कहाँ चल जाए तो धनबाद चल जाए, और ओकरा नौकरी चाकरी नहीं भेटा है और वहाँ भी उसको कोई काम धाम नहीं भेटाता है। और पेटक जलाए, नौकरी मिले नहीं मिले भूख तो लगता ही है, तो पेटक जलाए भूख मिटावे खातिर अपन कलम बेचे खोजे है, मकिन एक नहीं बेचे पारो है। कलम भी बेचने खोजता है लेकिन नहीं बेच पाता है। भूखे जलाए वो क्या करता है, एगो दुकानदार से कुछ काम मांगो है, लेकिन काम तो नहीं मिलो है, मकिन बेइज्जती जरूर मिलो है। हुए माधो नामक, देखिए कैरेक्टर आ रहा है, माधो नामक एगो गैर झारखंडी। यहाँ पर गैर झारखंडी का मतलब बिहारी या बंगाली नहीं है, जो झारखंड के बाहर के हैं उसे गैर झारखंडी कहा जाता है। सदान भी झारखंड के बाहर के हैं तो सदान भी गैर झारखंडी में ही आते हैं, यानी कि यहाँ आके बस चुके हैं और यहाँ के मूलवासी नहीं है, या पूरी तरह से जो बोलते हैं 1932 का खतियान वाली बात वो नहीं है, तो वो गैर झारखंडी है। और कहो है कि यहाँ के लोग कामचोर हव है, तकरे चलते एखन गरीब हत का। इस पाठ का पूरा सारांश ये है कि एक बीए पास लड़का है और एक बीए पास लड़का अपने दोस्त से चर्चा करता है कि देखो अभी जो गरीबी का जो हालत है, ऐसा हालत है कि अगर कोई सांप काट लेता है तो उसका जहर झड़ जाता है आसानी से, परंतु गरीबी का जहर, जो गरीबी है वो आसानी से नहीं जाता है। इसी बीच उसकी माँ बोलती है कि कुछ काम करो बेटा, और काम के का जो उनको समझाया जाता है कि बेटा गरीबी है, काम करना पड़ेगा, काम करो। तो उसी के काम के तलाश में वो धनबाद चल जाता है, लेकिन धनबाद में भी उसको कहीं पर काम नहीं मिलता है, बल्कि उसको भूख लगता है और वह सोचता है कि जिस कलम को हम पढ़ के आए हैं उस कलम को ही बेच दे।
परंतु वह उस कलम को बेच नहीं पाता है और भूख के चलते एक दुकान में चला जाता है काम के खातिर, ताकि कुछ खाना मिल सके। लेकिन वहाँ पर भी उसको काम नहीं मिलता है और बेइज्जती मिलता है। और वहीं पर एगो आदमी खड़ा रहता है जो गैर झारखंडी है, जिसका नाम माधो है, और वह कहता है कि यहाँ के आदमी लोग काम करना नहीं चाहते हैं बल्कि कामचोर हैं, इसलिए यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। तो यही यहाँ पर इमेज में भी हमने शो किया है कि एक ग्रेजुएट लड़का है जो कि काम का तलाश करता है, काम मांगता है परंतु काम नहीं मिलता है, और वह सोचता है कि कलम को भी बेच के हम एक बार अपना पेट का भूख को मिटा लें, परंतु होता नहीं है ये चीज़। और वहीं पर एक जो है आदमी और खड़ा रहता है जिसके पास अपना बैग रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है आप लोग का रति राम। इनके पास बैग रहता है और यह कहता है कि अगर तुम मेरा यह बैग उठाकर स्टेशन तक पहुंचा दोगे तो तुमको मैं 1 रुपया दूंगा और इससे तुम अपना जो है पेट भरण पोषण कर लेना। जब इससे बातचीत होती है इन दोनों के बीच में, यानी कि रतिराम और आपका शंभू के बीच में, तो उसे लगता है रतिराम को कि यह तो पढ़ा लिखा लड़का है और यह काम की तलाश कर रहा है, तो क्यों ना इसका हेल्प किया जाए। और रतिराम इसका हेल्प करता है और उसे अपने घर में रहने भी देता है और उसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त करता है। और यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। तो चलिए नाटक में देखते हैं आगे क्या होता है। रतिराम एगो आदमी हुए खड़ा हले ओकरा यानी कि शंभू को कहता है कि आपन बक्सा स्टेशन लेके कहो है, यानी कि रतिराम शंभू को कहता है कि मेरा बक्सा तुम स्टेशन लेके चलो, तकर बदले 1 रुपया दिए खोजे, यानी कि तकर बदले 1 रुपया वो दिए खोजे। 1 रुपया उसको बोलता है कि हम तुमको देंगे। मकिन बातचीत से रतिराम जान जाए कि शंभू BA पास कराल है। लेकिन क्या होता है, मकिन मतलब होता है लेकिन, मकिन को जानेंगे, लेकिन को मकिन कहते हैं, ठीक है। मकिन क्या होता है कि शंभू को यह चीज़ जो शंभू का BA पास है यह रतिराम समझ जाता है। तब रतिराम उसको क्या कहता है, अपने घर एक छुआ पढ़वे काम दे है और शंभू रतिरामक दियल डेराय रहे लागो है। यानी कि जब जान जाता है कि नहीं ये BA पास लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसको क्या करता है, अपना घर में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगा देता है। वही अपना एक डेरा दे देता है जहाँ पर उसे आराम से रहने के लिए मिल जाता है। परंतु क्या होता है, इसी बीच में एक जगह में कवि गोष्ठी होती है। एक बेर एगो कवि गोष्ठी है। शंभू झारखंडक दुख दर्द गरीबी के ऊपरे आपन खोरठा कविता पाठ को है, तो ओकर खूब तारीफ मिलो है। रतिराम शंभू के ई गुण था जान के बड़ी खुश हुआ। देखिए क्या होता है कि फिर एक कवि सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं कवि सम्मेलन होता है, और यही कवि सम्मेलन में जो ये है आपका शंभू, वह वहाँ पर अपना कविता सुनाता है जिसका नाम रहता है झारखंडक दुख दर्द और गरीबी। इसी पर उनका कविता केंद्रित रहता है, जिससे उसको बहुत तारीफ मिलता है कि बहुत ही बढ़िया कवि है, बहुत ही बढ़िया कविता है। इस प्रकार से जब तारीफ मिलता है तो रतिराम जो उसको अपने घर में रहने देता है उसको भी बहुत खुशी मिलता है। परंतु यहीं पर जो है ना पट कथा चेंज हो जाती है और नाटक का जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप में नाटक आ जाती है। तो चलिए देखते क्या होती है मूल स्वरूप में नाटक का जो आपका मायने रखता है, क्या होता है इसका आगे बढ़ने के बाद। इस नाटक के बाद क्या होता है, जो वो कवि सम्मेलन होता है उसके पश्चात क्या होता है, ये शंभू का मन में नौकरी का जो ख्याल है वह निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि ये जो नौकरी है, इस नौकरी के पीछे हम पढ़ने से मेरा जो है भविष्य नहीं है। मेरा भविष्य वहाँ है जहाँ पर मैं कुछ काम कर सकूँ। तो कहाँ पर इसका भविष्य था, तो इन्होंने सोचा कि हमारे गांव के लोग कितने दुख दर्द में जी रहे हैं। महाजन, सूदखोर, गलत जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के चलते बहुत परेशान है। तो उन्होंने क्या किया कि शंभू का करता है, उसका जो नौकरी है रतिराम का, नौकरी नाय करक और गाँव जाए और लोग के सेवा करक और गाँव के लोग के महाजन से मुक्त करक संकल्प करो है। यानी कि वह क्या करता है कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, बल्कि हम गांव जाएंगे, गांव के लोगों का सेवा करेंगे और अपने गांव को महाजनी प्रथा से मुक्त करने का संकल्प लेता है। और वह कहता है कि हम इसी पर अपना कदम बढ़ाएंगे। इससे जो है रतिराम शंभू की फैसला से खुश ना है वो है,
और एकरा पागल को है। रतिराम कहता है कि यह तुम्हारा काम नहीं है, यह सरकार का काम है, और इसमें उसको खुशी नहीं मिलता है क्योंकि जो टीचर उसको मिला था बच्चों को पढ़ाने के लिए, वह टीचर यहाँ से जा रहा था। अब रतिराम को लगने लगा था कि ये तो लड़का पागलपंथी कर रहा है क्योंकि यहाँ काम मिल चुका था इसको। अब इस काम को छोड़ के वह गांव जाएगा और गांव में ये सब काम करेगा, सूदखोर महाजनों से लड़ेगा। इस प्रकार से जो है ना वो सोचता है कि ये लड़का पागल हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको जो है ना यहाँ पर ये आगे कैसे बढ़ेगा, और इस कारण से रतिराम मोहन उसका फैसला से खुश नहीं होता है। लेकिन शंभू ठान लेता है कि नहीं, हमको तो यही करना है, और इसी को ठान के ही वह क्या करता है, अपना रास्ता उसको मिल जाता है कि हम घर जाएंगे और यही काम करेंगे। तो आगे क्या होता है, शंभू के अब आपन रास्ता मिल जाए और जीवन में की काम करल जाए, गांव जाए के आपन संकल्प आपन माय के सुनावो है, और शंभू के माय संकल्प से खुश हो गए। जब शंभू अपना माँ को यही बात सुनाता है तो उसकी माँ उसका साथ देती है, बोलते बहुत बढ़िया बेटा, ये काम तो बहुत बढ़िया करने के लिए सोचे हो, ठीक है, हम तुम्हारा फैसला से खुश है। उसकी माँ खुश होती है। रतिराम, देखिए रतिराम प्रैक्टिकल आदमी है, वह समझता है कि हम ये सब चीज़ से दूर होके शंभू का जीवन जो है वो नरक में बदल जाएगा, परंतु उसकी माँ समझती है कि गांव का जो कष्ट है अगर उसको दूर किया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम है, ये समाज सेवा का काम है। देखिए गरीबी जो होता है ना, एक चीज़ तो सिखाती है कि साथ में कैसे मिल के रहा जाए। अमीरी ये चीज़ को बहुत तोड़ देती है। जब लोग प्रैक्टिकल होने लगते कि हमें धन कमाना है, हमें पैसे कमाना है, तो वे इन चीज़ों से दूर भागते हैं। तो यही जो है नाटक में रतिराम के साथ हो रहा है। रतिराम सोच रहा है कि वो पैसा कमाने का समय है, अभी पैसा कमाने का उम्र है, पैसा कमाता, परंतु यह जो है लड़का कुछ और लाइन में जा रहा है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्या होता है, ये सूदखोर से लड़ेगा, ये सब काम करेगा। लेकिन चूंकि वह जब ठान लेता है तो रतिराम भी नहीं रोकता उसको, और फिर वह गांव जाता है और गांव जाके अपनी माँ को ये सारी बात सुनाता है। तो उसकी माँ, जो कि उसकी माँ है, वह बहुत ही खुश होती है, और सुनने के बाद वह कहती है कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तब दूसरा दृश्य उसी समय आपका एक और दृश्य दिखाया जाता है, नाटक है अलग दृश्य में। तो दूसरा दृश्य एगो छौआ मतलब बच्चा आपन माय के कहो है कि कल्लूराम महाजन के ठिन एते धन कहाँ एले, और ओकर आजा कहो है कि कल्लूराम एगो गैर झारखंडे के लोग ले। अब एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि कल्लूराम जो है, यहाँ पर जो कल्लूराम रहता है, उसके पास इतना धन कहाँ से आया। तब उसको कहानी सुनाया जाता है कि वह जो है कैसे अमीर आदमी बना और कैसे महाजन या सुदखोर बना। तो कल्लूराम का कहानी यहाँ से दूसरे दृश्य में फिर चालू होता है। तो कहा जाता है कि कुछ साल पहले ये झारखंडे भटकल चला हल, यानी कि झारखंड में यह जो आदमी है, यह आदमी झारखंड में क्या कर रहा था, भटकते हुए चल रहा था, काम की तलाश कर रहा था। और यहाँ पर जब महतो था, मकिन यहाँ के जो महतो हले ओकरा आसरा दिले, और महतो गाय गोरू चरवे लगले। यानी कि यहाँ वो भटक रहा था और भटकते हुए यहाँ आया, तो उसका जो यहाँ का महतो है उसको क्या किया, अपना गाय जो बैल है उसको चराने के लिए दे दिया, और चरवाही से काचा कोड़ी दिया जाता था। यानी कि चरवाही से जो काचा कोड़ी मिलो हले वो पैसा के सूदे लगवे लागले। उस टाइम क्या करता था, ये जो कच्चा कोड़ी जो पैसा मिलता था उसको वह क्या सूद में लगाने लगा, और यही सूद में लगाते लगाते एक समय ऐसा आया कि वह बड़ा सूदखोर बन गया, और इसी से धीरे धीरे वह बड़का महाजन भय गए। और यही तरीकाए से ऊ बड़का महाजन बन गए। यानी कि वो महाजन तब बना, सूदखोर तब बना जब वो धीरे धीरे करके वही पैसा इन्वेस्ट करने लगा, और इन्वेस्ट करते वहीं के लोगों को सूद में पैसा देने लगा। इस प्रकार से वह बहुत ही लोग कल्लूराम शोषण से परेशान हला। अब कल्लूराम जो है अब इन लोगों का ही शोषण कर रहा था। शंभू क्या करता है, यह गांव में जो हमने नाम बताया था, सिप्ती, मंगला, समरी आदि लोग के जुटाइल है, सबको जोड़ता है और कहता है कि कल्लूराम के शोषण से मुक्त करो है। इन सबको जोड़ता है और इनको कहता है कि अब हम लोग कल्लूराम के शोषण से मुक्त होना है, और किसी तरह से इनसे मुक्ति हम लोग को चाहिए।
शंभू क्या करता है, इसी दौरान अपने पढ़े लिखे का फायदा उठाता है और गाँव के जो बीमार लोग के सेवा सुसार करो है और एकर से शंभू के नाम और जस सब दिगे हवे लगा है। यानी कि इस प्रकार से शंभू का क्या होता है, नाम यश जो है सब तरफ फैलने लगता है। गांव का जो भी लोग थोड़ा बहुत बीमार पड़ता था तो उनको भी यह इलाज वगैरह करवाने लगा और अपने से भी कुछ दवाई दारू करने लगा, जिससे इसकी जो ख्याति है वह अब आगे फैलने लगी। इससे क्या हुआ कि इससे कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वही गांव में चुनाव का जो है बिगुल बजता है और मुखिया का इलेक्शन होने के लिए तैयार हो जाता है। तो कल्लू राम क्या कहता है कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़े खातिर लोग से वोट मांगो है। यानी कि चुनाव में लड़ने के खातिर लोग से न आदमी से वोट मांगता है। इसी दौरान एगो जदू नाम का एगो आदमी है, लोग है, जे कहा है कि एखन तो 1 के 10 करो है और मुखिया भैले 100 कर तो और मुखिया सरपंच MLA MP सब आपन पेट भरो है, जनता फिक्र नाय करो है। वो कहता है, जो ये जदू है वह कहता है कि मुखिया सरपंच अगर हो जाएगा ही, अभी तो 1 का 10 करता है, लेकिन कल क्या करेगा, यह 10 का 100 करेगा और 1 का 10 नहीं 1 का ही 100 करेगा। और मुखिया सरपंच जितना भी होता है ना, यह सब जो है सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए होता है, जनता का फिक्र कोई नहीं करता। इसी कारण से जो है कि इसको वोट देना नहीं चाहिए। और यही धीरे धीरे एक इसके नेतृत्व में, शंभू के नेतृत्व में एक उलगुलान होता है और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया जाता है। इसमें देखिए एक चीज़ तो है कि श्रीनिवास पानूरी जी का जो ये नाटक है, इस नाटक में सीधा साधी सा बात है कि इनकी जो यहाँ के शोषण और यहाँ के जो बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ आके जो अतिक्रमण किया गया उसके बारे में ही इनका कहानी है। अधिकतर कहानी इनका बाहरी से ही जो है लड़ने का और ये सब चीज़ों के आधार पर ही जाया गया है। ये चीज़ देखिएगा आपकी, इनका जो साहित्य में जितने भी इन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि झारखंड का जो भी झारखंड में जितनी ये जो रत्नगर्भा है, इस रत्नगर्भा के रहते हुए भी झारखंड की जो जनता है वह जनता कभी भी खुश नहीं रह पाई। यानी कि जनता को कुछ नहीं मिला है अभी तक और पता नहीं आगे भी कुछ मिलेगा या नहीं। इनका व्यवस्था पर और इनकी जो नाटक का मूल भाव है वह यहाँ के शोषण और शोषित, जो शोषण करता है, यानी कि जो बाहरी लोग जो यहाँ आए, यहाँ आके बसे और यहाँ जो शोषण करने लगे, उसको लेके, और जो यहाँ के आम जनता, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनको किस प्रकार से शोषित किया गया, इन्हीं सब पर आधारित इनका जो केंद्र जो है वह बिंदु इसी प्रकार से रहा है। तो आज हम लोगों ने चाबी काठी को देखा और आपने इससे जितनी भी चीज़ें सीखी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा कि आपको कितना अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। देखिए दोस्तों, हम लोग मेहनत करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग परीक्षा में पास हो जाएं। और आप लोगों की परीक्षा में पास होने और नहीं होने में ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि क्षेत्रीय विषय जो है, यह बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगी। खोरठा के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया गया है और खोरठा में आप लोगों को जो खोरठा का सिलेबस है, इस सिलेबस में आप अगर देखे होंगे पुराना वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि व्याकरण नहीं है। अगर व्याकरण रहता है तो बहुत सारे सवाल आपको हिंदी व्याकरण से मैच खाते हैं और बहुत सारे सवाल आपको आसानी से हल हो जाते हैं। खोरठा के साथ यह भेदभाव हुआ है इस सिलेबस में और खोरठा में आपको व्याकरण पाठ ही हटा दिया है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये खोरठा जो है थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा में थोड़ा सा जो है हार्ड हो गया। यानी कि ये जो है आपका खोरठा भाषा थोड़ा सा टिपिकल भाषा हो गया। लेकिन ये चीज़ और भी बात आसान है कि जो भाषा टिपिकल है, यानी कि जो भाषा टिपिकल रहेगा उससे रिजल्ट भी सर्वाधिक होंगे। कारण है
क्योंकि जो बच्चे इसको पढ़ेंगे ढंग से वही जवाब दे पाएंगे, और जब जवाब दे पाएंगे तो उनका रिजल्ट होना स्वाभाविक है। और चूंकि इस बार आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से आपके जो मार्क आएंगे वह आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से आपको रिस्क लेना उचित नहीं होगा। आज हम लोग इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक जोहार, जय झारखंड, जय भारत।